हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अपना टॉपिक रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले ग्रुप 16 एलिमेंट की बात करते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट कौन से होता है इसके पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ओके, तो इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स में क्या होता है कि इनका जब हैलोजन से रिएक्शंस होता है तो दैट गिव्स द हलाइड। ये क्या बनाएंगे? हलाइड बनाएंगे। ठीक है, एंड दीज एलिमेंट्स गिव्स द मोर टाइप्स ऑफ हलाइड, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। इसमें से सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, इनको खास तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो हलाइड बनते हैं, ठीक है, किस केस? जैसे कि फ्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट होंगे तो यहाँ पर हलाइड बनेंगे इस टाइप से, जैसे कि बोल सकते हैं हम EF2, ठीक है, EF4, EF6। ठीक है, अगर फ्लोरीन के साथ लिया तो ऐसे ही क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ भी ये हलाइड बनाएंगे। ठीक है, ये तो जनरल एग्जांपल बताया। अब इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर फ्लोरीन से, ठीक है, फ्लोरीन से रिएक्ट होके कंपाउंड्स या हलाइड कौन से बनाता है? SF6। ठीक है, सेकंड SF4, ठीक है, अल्सो SF2, मतलब डाई हलाइड, टेट्रा हलाइड और हेक्सा हलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाकी एलिमेंट्स भी हैलोजन से रिएक्ट होते हैं। अब हैलोजेंस में सबसे रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के साथ ये इजीली हलाइड्स बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हेक्सा हलाइड, हेक्सा हलाइड। ओके, हेक्सा हलाइड। अब हेक्सा हलाइड कैसे बनेगा? यहाँ पर 6 हैलोजेंस एटम अटैच होंगे ग्रुप 16 एलिमेंट से, तो वहां पर फॉर्मेशन किसका होगा? हेक्सा हलाइड का। ठीक है, अब हेक्सा हलाइड जैसे कि सल्फर से बात कर, सल्फर से लेते हैं तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड और टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, ये 3 जो कंपाउंड्स हैं, दीज आर द हेक्सा हलाइड। इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, दिस हेक्सा हलाइड इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इनर्ट होता है। सो सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज मोर स्टेबल, बट उसके बाद जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। यानी सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड की बात करेंगे तो ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, ये कम स्टेबल होता है। और टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड की बात करेंगे तो ये सबसे कम स्टेबल, यानी अनस्टेबल होगा या फिर मोर रिएक्टिव, ये होगा मोर रिएक्टिव। ओके, तो रिएक्टिविटी बढ़ते जाती हैं फ्लोराइड्स, हेक्साफ्लोराइड, किसके से? सल्फर हेक्साफ्लोराइड से अगर हम टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड तक चलते हैं तो रिएक्टिविटी वहां पर बढ़ती है। ठीक है, इन हेक्सा हलाइड्स में जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि सल्फर है, सेलेनियम या टेलुरियम है, तो सेंट्रल एटम जो होता है, ठीक है, दैट सेंट्रल एटम अंडरगोज या हैव द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, किसमें? हेक्सा हलाइड में। ठीक है, जैसे कि अब सल्फर, अब इनके सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? NS2Np4। ठीक है, तो जैसे सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा? 3s2 3p4। अगर लास्ट वाला ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 3s2 3p4। ओके, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सल्फर का एटॉमिक नंबर होगा 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6। उसके बाद थर्ड शेल स्टार्ट होगी, दैट्स 3s2 3p4। और 3d जो होता है ये एम्प्टी या वैकेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि 3p में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या 3s में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होते हैं? d ऑर्बिटल्स की तरफ। ठीक है, प्रमोट होते हैं, और जिससे वैकेंट d ऑर्बिटल्स की तरफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रमोट होने की वजह से वहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो होता है? दैट्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे कि अब देखो s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, p में यहाँ पर 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है और d पूरी तरह से यहाँ पर खाली होता है। ठीक है, इस तरीके से तो एक इलेक्ट्रॉन 3s में 3p में से प्रमोट होगा, एक इलेक्ट्रॉन 3s में से प्रमोट होगा, और ऐसा हुआ तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, और यही 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज होंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशंस करते वक्त इन SF6 कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ कौन से ऑर्बिटल हो रहे हैं? एक s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2, यानी sp3d2 हाइब्रिडेशन यहाँ पर शो होता है। और इसीलिए इनके स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कौन सा मिलता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स को ये फॉर्म करते हैं।
ओके, सो दिस इज अबाउट द हेक्सा हैलाइड। अब हेक्सा हैलाइड बनेगा, इसके अलावा भी क्या बनेगा, जैसे कि टेट्रा हैलाइड भी बन सकता है, डायहैलाइड भी और हेक्सा हैलाइड। हेक्सा हैलाइड हो गया, ठीक है। ये जो है 16 ग्रुप एलिमेंट हैलोजेंस के साथ रिएक्ट होके किस टाइप्स के कंपाउंड बनाएंगे, Xe2, तो ये हो गया। उसके बाद Xe4, तो जैसे ये हो गया, या Xe6 यानी ये हो गया। इस टाइप्स के यहाँ पर हैलोजन कंपाउंड्स बनेंगे या हैलाइड बनेंगे। अब नेक्स्ट वन है टेट्रा हैलाइड, ठीक है, टेट्रा हैलाइड। ओके, अब टेट्रा हैलाइड देखो, सल्फर, ये जो फ्लोराइड्स बन रहे हैं, हेक्सा फ्लोराइड जो बन रहे हैं, दिस हेक्सा फ्लोराइड्स आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली, मतलब 16 ग्रुप एलिमेंट्स डायरेक्टली रिएक्ट्स विद द हैलोजन लाइक फ्लोरीन and gives the compound, but that in tetrahalide, suppose for example sulfur tetrachloride, selenium tetrachloride या tellurium tetrachloride, अगर इनके क्लोराइड्स लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड से ये बन सकते हैं। जैसे सल्फर टेट्राक्लोराइड होगा, सेलेनियम टेट्राक्लोराइड होगा या टेलुरियम टेट्राक्लोराइड होगा। इसमें सल्फर टेट्राक्लोराइड जो है, ये सभी जो है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होती है, जैसे कि फ्लोरीन में भी हमने देखा। सल्फर टेट्राक्लोराइड जो है ये यहाँ पर अनस्टेबल होता है, क्योंकि फ्लोरीन के बाद मैंने क्या कहा, जैसे देखा जाए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो फ्लोरीन से कम होती है क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन। तो ये जो है सल्फर टेट्राक्लोराइड, सेलेनियम टेट्राक्लोराइड या टेलुरियम टेट्राक्लोराइड, ये अनस्टेबल होते हैं। उसमें से सल्फर टेट्राक्लोराइड जो है, दिस इज अनस्टेबल लिक्विड फॉर्म में होगा। बट सेलेनियम टेट्राक्लोराइड और टेलुरियम टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, दीज आर ऑल्सो अनस्टेबल बट दैट आर इन द सॉलिड स्टेट। ओके, समझ में आया, इस तरीके से, ठीक है। तो टेट्राहैलाइड की अगर बात करते हैं तो टेट्राहैलाइड क्या होंगे, उनकी भी स्टेबिलिटी, मतलब जैसे कि यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड मोर स्टेबल है, ऐसे स्टेबल्स तो नहीं मिलेंगे, अनस्टेबल मिलेंगे। उसमें सल्फर टेट्राक्लोराइड जो होता है अनस्टेबल लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये दोनों कैसे होंगे, अनस्टेबल बट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हो गया टेट्राहैलाइड में। यहां पर सेंट्रल एटम जो भी होगा, जैसे कि यहां पर सेंट्रल एटम क्या है, 16 ग्रुप एलिमेंट sp3d2 हाइब्रिडेशन शो कर रहे हैं। तो यहां पर जो सेंट्रल एटम्स है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये टेट्राहैलाइड के केस में sp3d हाइब्रिडेशन शो करते हैं, ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। यहां पर सेंट्रल एटम हैज sp3d हाइब्रिडेशन। ये कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेंगे, sp3d हाइब्रिडेशन शो करेंगे, और इस हाइब्रिडेशंस के वजह से इनका जो स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर कैसे आता है, दैट गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इनका स्ट्रक्चर क्या आता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, इस तरीके से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब इस ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे कि सल्फर टेट्राक्लोराइड ले लिया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती हैं, लोन पेयर होती हैं, और वो इक्वेटोरियल पोजीशंस में अलाइंड होती हैं, ठीक है। किस स्ट्रक्चर में, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशंस की तरफ अलाइंड होती है। अब जैसे यहां पर सल्फर 4 क्लोरीन एटम से कंबाइन हो रहा है, तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अगर देखेंगे सल्फर के, ठीक है, जैसे कि अब ये पहले यहाँ पेयर था, यहाँ तो d ऑर्बिटल वैकेंट था, ठीक है, ये sp3d2 के लिए बनाया था। अब ऐसे ही sp3d के लिए कैसे बनेगा, 4 क्लोरीन के लिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रमोट होगा, ठीक है। अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बन गए, लेकिन इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, यहाँ पर 3s में इलेक्ट्रॉन की पेयर है ये, p में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये, और d का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, मतलब sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। sp3d हाइब्रिडेशन में एक अभी भी लोन पेयर है, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर में वही लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशंस में रहती हैं, ठीक है। सो टेट्राहैलाइड्स हैव द स्ट्रक्चर दैट्स अ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल विथ अ लोन पेयर इन ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया टेट्राहैलाइड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट वन होगा डायहैलाइड, ठीक है, डायहैलाइड। ओके, हेक्साहैलाइड हो गया, टेट्राहैलाइड हो गया, देन डायहैलाइड। अब डायहैलाइड्स अगर देखा जाए तो यहां पर क्या होता है कि हैलोजेंस रिएक्ट होंगे किसके साथ में, 16 ग्रुप एलिमेंट्स के साथ में। तो डायहैलाइड कैसे मिलेंगे, जैसे कि सल्फर डाइक्लोराइड हो गया, या सेलेनियम डाइक्लोराइड हो गया, ठीक है, या टेलुरियम डाइक्लोराइड हो गया। सो दीज आर द डायहैलाइड्स। अब डायहैलाइड्स फॉर्मेशन होते वक्त सेंट्रल एटम जो होंगे वो कौन से हाइब्रिडेशन शो करेंगे, सेंट्रल एटम शोज
सेंट्रल एटम शोज या हैव्स द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनका होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब फिर एक यहाँ पर ऑर्बिटल्स कम दिखाई दे रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर कम होगा, यानी क्या कि यहाँ पर एक पेयर थी, अब इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर होंगी। सो दैट 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पोजीशंस में थी, यहाँ पर क्या होगा 2 लोन पेयर्स ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस पे अलाइन होंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशंस के अकॉर्डिंगली इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट्स अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रहेगी। ठीक है, ये है डायलाइट। अब इसी डायलाइट में एक बात और है कि डायहालाइट जो होता है ये डाइमर फॉर्म में होते हैं, डाइमर्स ऑफ मोनोहालाइड फॉर्म में। डायलाइट्स में भी क्या बनता है, यहाँ पर डाइमर ऑफ मोनोहालाइड, डाइमर ऑफ मोनोहालाइड्स भी मिलते हैं। ठीक है, जो क्या होता है डिसप्रपोर्शनेट होते हैं या इनमें डिसप्रपोर्शनेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सेलेनियम की बात करें, सेलेनियम यहाँ पर डाइमर बना रहा है किसका, मोनोहालाइड का, एक सेलेनियम एटम एक क्लोरीन एटम, तो ये मोनोहालाइड हो गए, लेकिन इनका यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डाइमर। सो डाइमर्स ऑफ मोनोहालाइड्स अंडरगोज द डिसप्रपोर्शनेशन, यहाँ पर इनका क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन होता है। ठीक है, और वो किस तरीके से, देखो अगर ये यहाँ पर सेलेनियम क्लोराइड्स के साथ में डिसप्रपोर्शन ऐसा होता है कि यहाँ पर सेलेनियम टेट्राक्लोराइड बनेगा और सेलेनियम यहाँ से फ्री स्टेट में मिलेगा। ठीक है, 4 क्लोरीन्स के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाइड। सो 4 क्लोरीन के साथ में यहाँ पर टेट्राहालाइड तो बन गया, लेकिन टेट्राहालाइड के साथ में सेलेनियम यहाँ पर आपको फ्री भी मिलेगा। तो 4 सेलेनियम में से एक यहाँ यूज हुआ तो बचे कितने, 3। अब ये कैसा हुआ, डिसप्रपोर्शनेशन हुआ, यहाँ पर 3 सेलेनियम एटम मिल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 नहीं है। तो डाइमर्स ऑफ दिस मोनोहालाइड्स अंडरगोज द डिसप्रपोर्शनेशन, ये भी होता है डायहालाइड्स के केस में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो डाइमर्स ऑफ मोनोहालाइड्स अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन। अब ये हो गया हेक्साहालाइड, टेट्राहालाइड और डायहालाइड्स के लिए फॉर ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट। ओके, अब देखते हैं ग्रुप 17, ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से हैं, ये भी हैलोजन ही हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी शो करेंगे, मतलब क्या होगा, हैलोजन हैलोजन से ही रिएक्ट हो रहा है, मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट रिएक्ट्स देमसेल्व्स। ठीक है, एंड गिव्स द इंटर हैलोजन कंपाउंड, यहां पर क्या बनता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब हैलोजन रिएक्ट्स विद द हैलोजन। ठीक है, एंड गिव्स द इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे मिलेंगे, XX- इस फॉर्म में मिल सकता है, XX-3 इस फॉर्म में, या XX-5 या XX-7। ठीक है, इस फॉर्म में इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है, मतलब हैलोजन रिएक्ट्स विद देमसेल्फ एंड गिव्स द इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, इसमें खास तौर से ध्यान रखना कि ये जो X हम ले रहे हैं, दिस X इज हैलोजन। ठीक है, हैलोजन ऑफ लार्जर साइज। ठीक है, आप यहाँ जो हैलोजन्स पुटअप करोगे इनमें से कोई भी, वो क्या होना चाहिए, दैट हैलोजन इज ऑफ लार्जर साइज, ये लार्जर साइज में होना चाहिए। और X- जो हैलोजन यहाँ पर यूज करेंगे, दैट हैलोजन इज ऑफ स्मॉलर साइज, ये होगा स्मॉलर साइज का। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम अगर पहला बनाते हैं तो ClF, ये एग्जांपल ले सकते हैं इस केस में। यहाँ पर क्लोरीन का यानी फर्स्ट हैलोजन का साइज क्या होगा, लार्जर होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ऐसे हम कंपाउंड्स बना सकते हैं। लास्ट वन जैसे ये है, इसके लिए एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल IF7। तो पहला जो हैलोजन है आयोडीन, ये क्या होगा, इट इज ऑफ लार्जर साइज एंड नेक्स्ट हैलोजन इज ऑफ स्मॉलर साइज। सो हैलोजन्स दे आर रिएक्ट्स विथ ईच अदर, the halogens react themselves and form the inter-halogen compound। तो यहाँ पर 17 ग्रुप के एलिमेंट इंटर-हैलोजेंस कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और लास्ट वन जो है दैट्स अ ग्रुप 18 एलिमेंट। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है। ठीक है, इनका एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन इसमें भी क्रिप्टॉन और जेनॉन की बात करेंगे तो क्रिप्टॉन एंड जेनॉन रिएक्ट्स विद द हैलोजन, ये हैलोजेंस के साथ में रिएक्ट होते हैं। जैसे कि मोस्ट रिएक्टिव ऑफ फ्लोरीन है सपोज, तो क्रिप्टॉन एंड जेनॉन रिएक्ट्स विद द फ्लोरीन एंड गिव्स द हलाइड, और ये भी क्या बनाते हैं यहाँ पर, हलाइड।
जैसे कि फॉर एग्जांपल जेनॉन जो है ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर जेनॉन फ्लोराइड बनाता है। अब जैसे कि डाइफ्लोराइड बन गया, वैसे ही ये टेट्राफ्लोराइड भी बना सकता है, ठीक है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड या फिर जेनॉन हेक्साफ्लोराइड आल्सो फॉर्म। सो 18 ग्रुप्स एलिमेंट जहाँ तक कि तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनर्ट होते हैं, बट 18 ग्रुप्स में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है और उसकी वजह से क्रिप्टॉन या जेनॉन जो है जिनका एटॉमिक साइज लार्ज है, ऐसे 0 ग्रुप के एलिमेंट्स फ्लोरीन से रिएक्ट होके करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स बनाते हैं। तो जेनॉन रिएक्ट्स विद द फ्लोरीन गिव्स द जेनॉन फ्लोराइड एट 673 केल्विन एंड प्रेशर इज नियरली अबाउट 1 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, इस तरीके के फ्लोराइड फॉर्मेशंस करते हैं जो सभी क्या हैं, दैट्स आर द क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ठीक है, तो यहाँ तक ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो, थैंक यू।